वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर मेंस में पूछा जाता है। और साथ ही में अभी कुछ काफी टाइम से ये करंट अफेयर्स में न्यूज आ रही है कि अलग अलग जगह में इंडिया में एलिफेंट्स या टाइगर्स या डियर्स बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की डेथ हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, फिर हम उसके कॉजेज देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, और लास्ट में मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखेंगे कि क्या मेजर्स उठाती है गवर्नमेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की लाइफ को हार्म ना पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने से कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली मतलब यह है कि आप वर्ड तोड़ के देख सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स, यानी जब इंसान और जंगली जानवरों के बीच में कुछ ऐसी इंटरेक्शन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे दोनों की लाइफ या दोनों में से किसी एक की लाइफ या दोनों की लाइफ को हार्म पहुंचता हो, को नुकसान होता हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ह्यूमंस की एक्टिविटी जिससे वाइल्ड लाइफ या ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो इक्वेशन है, उनकी बीच में जो इक्वेशन है वो हार्म हो, कॉम्प्रोमाइज हो, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचे, तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो साधारण सी बात है, सबसे पहले सवाल यह आएगा कि वो क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं ह्यूमंस की जिससे एनिमल्स को ठेस पहुंचती हो, या एनिमल्स की जान को खतरा हो, या एनिमल्स ह्यूमंस पर अटैक करें। तो जैसे हम ये देख सकते हैं, अलग अलग इमेजेस हैं जहां पे ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के। तो सबसे पहले देखते हैं वो क्या एक्टिविटीज है ह्यूमंस की जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले स्टार्ट होता है। इसी को हम कॉजेस ही बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एग्रीकल्चर। तो अब बात ये समझ में आती है, या ये सवाल पूछना चाहिए कि एग्रीकल्चर से वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एनिमल्स या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर तो अच्छी बात है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसान को यह लगता है कि खेती करने से, फसल बेचने से उसको काफी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये कोशिश करेगा कि वो और ज्यादा फसल उगाए ताकि और ज्यादा बेचे और ज्यादा प्रॉफिट हो। बट इसके लिए साधारण सी बात है, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक लैंड की। ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा भूमि होगी, तभी ज्यादा फसल उग पाएगी। तो ज्यादा जमीन को हासिल करने के लिए, अक्वायर करने के लिए किसान या फार्मर ये कोशिश करता है कि वो डिफॉरेस्टेशन कर दे, वो जंगल काट के उस पे अपनी खेती शुरू कर दे। इसी को बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न का चेंज होना। तो जब आपने जंगल काट दिए, आपने वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट में रहने वाले जानवरों के घर छीन लिए, तो अब वो कहां आएंगे? वो इंसानों के पास आएंगे। एग्रीकल्चर चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि आजकल हम देखते हैं, अगर आपको पता हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सरकार जो है वो फार्मर्स को सब्सिडी देती है। किस चीज के लिए? कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जिसमें से हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्रॉप्स जैसे शुगर केन, जैसे पोटैटो, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स जिससे हम अल्कोहल, इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 2G बायोफ्यूल्स, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। यानी अगर हम बायोफ्यूल, इथेनॉल जो हम गाड़ी में, जो हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं, गाड़ी में डालते हैं, ऐसा इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने के लिए अगर हम क्रॉप से बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो फार्मर को यह पता चलता है कि अगर मैं ऐसे क्रॉप्स उगाऊं जिसको मैं सरकार को बेच सकता हूं, उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन, और ज्यादा इनकम बनती है, तो कोशिश करते हैं और ज्यादा खेती करने के लिए, जिसके लिए ज्यादा जमीन चाहिए, जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। एक बार डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो आप या वो किसान है, वो जानवरों के घर में घुस गया है, तो अब अगर आपने जंगल काट दिए तो अब जानवर आपके घर के अंदर घुसेंगे। इसी को बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। वैसे ही दूसरा कॉज है अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। हम देख रहे हैं इंडिया आज सबसे, पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका मतलब यह है इतनी सारी जनसंख्या को अगर आपने ठहराना है, कंट्री में रखना है, सबके पास घर होना चाहिए, तो आपको सिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, रेलवे चाहिए,
ये सारी चीजें आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास जमीन होगी। जमीन कहां से आएगी? जब आप जंगल काटेंगे। आपने जंगल काटे, जानवर के घर जिए, अब जानवर आपके घर के अंदर आएंगे। इसी को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स पूरी करने के लिए, जब आपको आयरन चाहिए, आपको एल्यूमिनियम चाहिए, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, आपको तेल निकालना, आपको कोयला निकालना है, ये सब आप माइनिंग करेंगे। माइनिंग करने वक्त भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं। जब नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं तो आप वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब आप एनिमल्स की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, फिर वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। उसी को बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फिर देखते हैं टूरिज्म। कभी कभी जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जूज में कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से ओवर एक्साइटेड होके वो एनिमल्स को छूने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा सीधा परिणाम यह होता है कि एनिमल्स को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके साथ कोई इंटरफेयर करे। जैसे आपको नहीं पसंद कि बाहर से कोई आपको देखने आ रहा है और आपके साथ खेलने लग जाए जब आपका मूड भी ना हो, वैसे ही आप अगर एनिमल्स के घर में जाके उनके साथ खेलेंगे तो परिणाम होगा, हो सकता है वो आप पे अटैक कर दे। तो टूरिज्म। कुछ होते हैं जो डेलिबरेटली जाते हैं हंटिंग और पोचिंग करने के लिए। तो ये वो सारी एक्टिविटीज है जिससे हम देखते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बढ़ते हैं। ये मैं कुछ आपके लिए डेटा भी लाया हूं, स्टैटिस्टिक्स भी लाया हूं, ताकि आप मेंस के एग्जामिनेशन में कोट कर सकें कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कितना और कहां कहां हो रहा है। तो अगर हम देखें ईयर वाइज देखें तो 2018 से 22 में हम देख रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। टाइगर्स, कितने इंसान मरे टाइगर अटैक से, कितने इंसान मरे जो टाइगर ने जिनको अटैक किया। पिछले 5 साल में जो उसकी वैल्यू है, उसका डेटा बढ़ता जा रहा है और पिछले साल से डबल हो गया है वैल्यू। 103 मौतें हुई हैं पूरे इंडिया में। वैसे एलिफेंट्स के द्वारा अगर हम डेथ्स की बात देखेंगे तो हम फिर से देख रहे हैं पिछले 5 साल में बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो एक फख्र की बात नहीं है। इसको जल्द से जल्द सुधारना चाहिए। इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या सुधार किए हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, वो हम बाद में फिर से इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं। सबसे पहले जो हमें ये समझना है कि साधारण सी बात है, अगर ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लैश हो रहा है, अगर ह्यूमन और एनिमल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी ना किसी एक की तो जान जाएगी या इंजरी होगी। तो वही लिखा है, लॉस ऑफ अटैक बाय लार्ज प्रेडेटर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स कैन रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और डेथ। साधारण सी बात है। जब आप अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, जब आप अपनी क्या कहते हैं टूरिज्म एक्टिविटीज करते हैं, जब आप अर्बनाइजेशन करते हैं, तो आप फॉरेस्ट काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उनका हैबिटेट उनसे छीन रहे हैं। तो लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स कॉजेज लिमिटेशंस इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। जब उनके पास घर ही नहीं होगा रहने को, तो वो पॉपुलेशन कहां जाएगी? उस पॉपुलेशन, जिस वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करने की कोशिश करें, अगर हमने उससे उसका घर ही छीन लिया, तो अब हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर सरकार कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाती है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाती है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाती है, प्रोजेक्ट टाइगर डियर चलाती है, प्रोजेक्ट चीजें चलाती है, अगर हमने उस जानवर से उसका घर ही छीन लिया, उसका हैबिटेट ही छीन लिया, तो अब हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो ये एक और नेगेटिव इंपैक्ट है कि जो कंजर्व्ड, जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ है, उनकी कंजर्वेशन एफर्ट्स में भी चैलेंज आता है। फिर देखते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस। कभी कभी हम ये देखते हैं, जैसे कि हमने देखा पीछे इमेजेस में, कि बहुत बार जो एनिमल्स हैं वो फेंस क्रॉस करके खेतों के अंदर घुस जाते हैं, या एनिमल्स जो है वो खेतों के अंदर घुस के जो फसल है उसको खराब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका सीधा सा नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि जो फार्मर ज्यादा पैसे कमाने के लिए पेड़ काट के उस पे फसल उगा रहा था, अब वहीं से जानवर उसी के खेत में आके उसी की फसल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे उसको इकोनॉमिक लॉस होगा। कभी कभी उसकी कैटल भी मारी जाएगी, जिससे इकोनॉमिक लॉस होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हंटिंग और पोचिंग से, अगर ह्यूमंस हंटिंग और पोचिंग करके वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फूड चेन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। इकोसिस्टम
इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और जब इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा का पूरा नेचर जो है वो उस पर एक इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर एक डेंट आएगा। एक स्पीशी के चले जाने से भी पूरे नेचर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए हमारा ये एफर्ट होता है, हमारा ये हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी स्पीशी को एक्सटिंक्ट होने से रोक दें। तो हंटिंग और पोचिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाकी पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है। और लास्ट में जब कभी भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर इंसान के खेत में चाहे उसकी कोई गलती ना हो लेकिन फिर भी किसी और की वजह से, किसी और की गलती की वजह से जानवर किसी इनोसेंट आदमी के घर में उसके फैमिली को हर्ट करते हैं, उसकी क्रॉप्स को हर्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसे उस फैमिली में, उस इनोसेंट पर्सन के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एनिमल्स जो है वो हम पे अटैक करते हैं, इनको मारना जरूरी है। तो एक नेगेटिव परसेप्शन, इट कैन लीड टू अ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेक इट डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द कंजर्वेशन मेजर्स। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये सारे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये लॉन्ग टर्म में ह्यूमंस को ही नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमंस पे ही नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो क्या टूल्स हैं, वो क्या मेजर्स हैं जिससे हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले इमेज में देखा, जो सरकार है उन्होंने कई सारे स्टेप्स पहले से ही ले रखे हैं। जैसे कि उन्होंने कई 2022 में हम ये देख रहे हैं कि 56 करोड़ रुपीस खर्चे हैं लास्ट 5 इयर्स में। तो 56 करोड़ रुपीस अगर हर साल निकल रहे हैं, इससे पहले 87 करोड़ रुपीस है, इस साल 2022 में 56 करोड़ रुपीस है। ये सारी फंडिंग कहां जा रही है? ये सारी फंडिंग जा रही है 584 किलोमीटर ऑफ एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस, यानी जहां पे कुछ ऐसे खेत को प्रोटेक्शन करने के लिए ट्रेंचेस बनाए जाते हैं ताकि एलिफेंट्स वहां पे ना एंटर कर पाए। 1500 किलोमीटर ऑफ सोलर पावर्ड फेंसेस, अगेन फसल या खेत, फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी बाउंड्री पे फेंसिंग लगाई जाती है। लेकिन फेंसिंग अगर इजीली टूट जाए तो उसका क्या फायदा? तो फेंसिंग पे हम सोलर पैनल लगा देते हैं, उससे 2 फायदे। पहला फायदा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, दूसरा फायदा वाइल्ड लाइफ भी अंदर नहीं आएगी। वो हार्ड है, वो सख्त है, वो नहीं इजीली टूटा जा सकता। फिर देखते हैं 35 किलोमीटर ऑफ एलिफेंट प्रूफ वॉल्स, दीवार खड़ी करी जाती है। 3 किलोमीटर ऑफ स्टोन पिच्ड ट्रेंचेस, 259 किलोमीटर ऑफ बाउंड्री वॉल एंड 43 किलोमीटर ऑफ बायो फेंसेस। ये सारे अलग अलग मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट ही करना है, कंस्ट्रक्ट ही करना है, आपको हाईवेज बनाने हैं, तो हाईवेज के ऊपर जानवर आएंगे, आप गाड़ी से जानवर का एक्सीडेंट कर देंगे, या तो जानवर मरेगा या ह्यूमन मरेगा या दोनों मरेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वी शुड क्रिएट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, एस्टैब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज, ताकि ह्यूमन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर ले, प्लस एनिमल की जो मूवमेंट है, जो माइग्रेशन है, जो रूट है, उसके बीच में कोई रुकावट ना आए, कंटिन्यूअस पाथ मेंटेन रहे। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम देखते हैं कि जैसे ये तेलंगाना ने इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाया है NH 63 पे। इस तरह का कॉरिडोर होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जंगल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए इतना बड़ा इकोलॉजिकल ब्रिज बनाया जाता है जिससे जानवर को पता ही नहीं चलता कि कोई चेंज आया है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा तरीका है इंप्लीमेंटिंग टेक्निक्स सच एज फेंसिंग, स्केयर डिवाइसेस which can help reduce economic loss of farmers। अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस तरीके के आप फेंसिंग कर सकते हैं, चाहे आप वायर्ड फेंसिंग करें, चाहे क्लॉथ की करें, बायो फेंसिंग करें, दोनों तरीके से आप अपने फार्म्स को बचा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है एजुकेटिंग लोकल कम्युनिटीज अबाउट को एग्जिस्टिंग विद वाइल्ड लाइफ, कि जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उन पर उनको ये एहसास दिलाना है
कि जो वाइल्ड लाइफ है वो उनके खिलाफ नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं है। उनका वाइल्ड लाइफ का ये सिंपल नेचर है कि अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो वो आप पर अटैक करेंगे। अगर आप उनके घर के अंदर घुसेंगे, उनकी हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उनके पास और कोई जगह नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में सिटीज में एंटर कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये कॉज जो है वो ह्यूमन से ही स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन ही ओरिजिनेट कर रहा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एनिमल को नेगेटिवली नहीं परसीव करना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का सिंपल सा फंडा यह है कि ह्यूमन एनवायरमेंट और एनिमल्स तीनों को एक साथ रहना है, तभी पूरा का पूरा नेचर, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ग्रो कर सकता है। हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी ह्यूमंस, हेल्दी एनिमल, सब कुछ बराबर तरीके से प्रोग्रेस करनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नेचर है, पूरा का पूरा जो कंट्री है, पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है, वो उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एक रिपोर्ट है फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट 2021, किसने पब्लिश की है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट 2021, जिसमें बोलता है इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज विल फॉस्टर, यानी विल प्रमोट, वो और बूस्ट करेगा, विल फॉस्टर को एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो रिपोर्ट भी बोलती है कि अगर आप अवेयरनेस फैलाएंगे तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। फिर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अगर हम फॉरेस्ट और उसके आसपास ट्राइबल कम्युनिटीज में ये एहसास दिलाएं कि सिर्फ खेती, सिर्फ फार्मिंग ही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा स्किल्स अगर हम उनके डेवलप कराएं, कारपेंट्री, पॉटरी, क्या कहते हैं, टेक्सटाइल्स में, या कोई और स्किल जिससे वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट ना हो, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना हो, उस तरीके से भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से भी हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्कीम है। तो इस तरीके की काफी सारी स्कीम्स हैं जिससे हम ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि लोकल कम्युनिटीज के साथ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। रिसेंटली केरला ने डिसीजन लिया है दैट मैन एनिमल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विल बी नाउ डेजिग्नेटेड एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। उन्होंने अपने स्टेट में डिजास्टर ही घोषित कर दिया है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक डिजास्टर है। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है कि अब सारे डिसीजन जो है वो चीफ मिनिस्टर के लेवल पे लिए जाएंगे, वो स्टेट के लेवल पे लिए जाएंगे। पहले कौन लेता था? पहले एट प्रेजेंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो हर स्टेट में एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, उसी के पास ये प्रोविजन होता था, उसी के पास ये राइट होता था कि सिर्फ वही डिसीजन ले सकता है कि क्या करना है वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो अगर आप स्टेट लेवल पर उसको डेजिग्नेट कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर के लेवल पर आप मॉनिटर कर सकते हैं। बेटर मॉनिटरिंग, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा। लास्ट पॉइंट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 में है। इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम ये देखते हैं बहुत सारे स्केड्यूल 1, 2, 3, 4 करके 4 स्केड्यूल मौजूद हैं, जिसमें हम एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, चाहे प्लांट्स चाहे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, जिससे हम प्रिवेंट करते हैं कि उनकी हंटिंग ना हो पाए, उनकी पोचिंग ना हो पाए। हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता है हम उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो उससे भी हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके थे जिससे हमने देखा कि हम कैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी लाया हूं जो ये बोलता है, वन ऑफ द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन is human animal conflicts. What do you understand by this concept? Explain the measures taken by the government to reduce such instances. इसका मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को अगर कंजर्व करना है, उसमें एक खतरा जो है वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। इससे आप क्या समझते हैं, और इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल को हमने 250 वर्ड में अटेम्प्ट करना और 15 मार्क का एक सवाल है, और इस सवाल को अटेम्प्ट करने से आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि ये कितनी क्लियर हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।